नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात प्रवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मनोज चौधरी जी से करा रहे हैं और आज हम दो मुद्दों को लेकर इनसे खास आपकी मुलाकात करा रहे हैं। नंबर 1 मुद्दा है कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण वैसे तो पूरे भारत में दिक्कत चल रही है, औद्योगिक विकास में गिरावट आ रही है। हम अपने शहर फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ हजारों की संख्या में मजदूरों का छंटनी की जा रही है। दूसरा मुद्दा जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अभी हाल ही में एक प्रावधान सरकार की तरफ से बताया है, आरक्षण निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण स्थानीय हरियाणा वासियों के लिए ये प्रावधान किया गया, जिसको लेके प्रवासी लोगों में काफी असंतोष है। उसको लेके हम मनोज चौधरी जी से बात करेंगे। मनोज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज एक बड़ा मुद्दा पूरे देश के अंदर चल रहा है और बात आप प्रवासी की करते तो हम बात आप प्रवासियों की ही करना चाह रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो प्रवासियों को लेकर एक राजनीति भी चल रही है और एक नया बयान भी अब हरियाणा में आ गया है कि सिर्फ स्थायी जो हरियाणा के लोग हैं, युवा हैं, उनको 75% जो नौकरियों में आरक्षण है और प्रवासियों के लिए जो 25% रखा है। तो इसको लेके आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप हमारा बात लेने के लिए आए हैं, हमारा मंतव्य जानने के लिए आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। होता क्या है कि प्रवासी का मुद्दा जब हम लोग पहले उठाते थे, जब बोलते थे तो लोग बोलते थे कि प्रवासी किधर, जब भारतीय तो प्रवासी कहाँ से हुआ। और अभी देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया कि 75% रिजर्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो न केवल अनइथिकल है, अनैतिक है, इलीगल भी है। ऐसा ही दूसरी सरकारों ने भी करने का प्रयास किया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, उसको लागू नहीं होने दिया है। मान लेते हैं ये सब केवल और केवल जो किया जा रहा है दुष्यंत चौटाला, जो अभी बीजेपी के साथ जजपा का गठबंधन हुआ है, तो ये मुद्दा बेसिकली जेजेपी का है, वो जजपा का है, दुष्यंत का है। वो अपने वोट बैंक को एड्रेस किया है और एक अभी उपचुनाव कहीं होने वाला है, आई डोंट रिकॉल द नेम, उस कंस्टिट्यूंसी का जो नाम है वो मुझे याद नहीं है। केवल उस कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए इसने इस मुद्दे को उठाया है और बीजेपी की मजबूरी है। अगर बीजेपी नहीं साथ लेता है, नहीं बोलता है, नहीं करता, तो पॉसिबिलिटी बन रही थी कि जजपा शायद हट के कांग्रेस के साथ चला जाए, कुछ हो जाए, सरकार गिर जाती। तो जैसे तैसे इसको भी मैनेज किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अनैतिक है, ये होना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप देखिए, अब हमने एक पोस्ट डाला था, हमने लिख दिया था कि आखिर आप चलो कर भी लोगे तो उतने योग्य जो आप उम्मीदवार है लाओगे कहाँ से, जो आपके जो यहाँ पे जो काम करने वाले कामगार हैं उतने योग्य कामगार आप लाएंगे कहाँ से। तो कुछ बंधु ने बोला कि ऐसा नहीं कि हरियाणा में लोग योग्य नहीं है, योग्य हैं, लेकिन हरियाणा, जो मेरा निजी अनुभव है कि हरियाणा के लोग इन सब कामों में, फैक्ट्री में या छोटे मोटे काम करने में उस सब में वो लोग नहीं आते हैं। तो पहले तो उन्होंने डिफाइन भी नहीं किया है कि स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, किसको कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बोले 50,000 से ऊपर के तनख्वाह वाले में नहीं करेंगे, नीचे वाले में करेंगे। तो 50,000 से ऊपर तनख्वाह प्राप्त करने वाला कितना लोग है आप लोग जानते होंगे कि आज के डेट में कितने लोग हैं जो 50,000 से ऊपर तनख्वाह प्राप्त करते हैं। तो नीचे के लोग होंगे, तो नीचे के लोग होंगे तो क्या इतने लोग उपलब्ध हैं, कर पाएंगे? और ये अनैतिक है, इलीगल है। जब हमारा मौलिक अधिकार जो है, संविधान है, हमारा मौलिक अधिकार है कि भारत का नागरिक किसी भी राज्य में अपने स्वेच्छा से वो जो काम करना चाहे, जहां काम करना चाहे, जिस व्यवसाय को अपनाना चाहे वो अपना सकता है। तो ये दिक्कत है कि ये तो अनैतिक काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, मान लीजिए अभी हम चीन के उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यूपी, बिहार या जो बड़े स्टेट है उसने हरियाणा के उत्पादों का बहिष्कार कर दिया तो क्या होगा? क्या टोटल कंजम्पशन, अभी देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर देखिएगा तो हरियाणा एज ऑफ नाउ इंडिया के एक टॉप 3 इंडस्ट्रियल स्टेट में से एक है। इंडस्ट्रियल स्टेट आई एम टॉकिंग, तो टॉप 3 में से एक है। तो क्या सारा कंजम्पशन हरियाणा में हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर इनको भागना पड़ेगा। तो ये तो केवल चुनावी जुमला है, एक जजपा का मुद्दा है। भाजपा के लिए वो दूध माछ वाली स्थिति है, न वो निगल सकता है न वो उगल सकता है। परेशानी ये है, बाकी ये लागू तो नहीं होने वाला। अगर होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग PIL लेके हाईकोर्ट जाएंगे, हम तैयार हैं उसके लिए, हाईकोर्ट जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां भी जाएंगे न्यायिक लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा मनोज जी, आपने अभी
75% की बात का तो कहा कि भाई आप कोर्ट में चले जाएंगे अगर सरकार ऐसा कुछ करती है, हरियाणा सरकार। लेकिन जो हरियाणा क्या पूरे देश के अंदर जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी जो दुर्दशा है उसको लेके अभी तक आप लोगों ने कोई कदम ऐसा उठाया है जो आज कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? देखिए, हम लोग कदम, अब सवाल है कि हम सरकारों से बोल सकते हैं। पहले तो रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम था कि प्रवासी है कौन, इसको लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। हम लोगों को पागल बोला जाता था कि तुम भारत में रहते हो, प्रवासी की बात करते हो, भारत में प्रवासी कहाँ से आ गया। तो उस चीज को धीरे धीरे अभी अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता, अगर मजदूरों की समस्या महाराष्ट्र में नहीं हुई होती, गुजरात में नहीं हुई होती, तब पूरे देश में, कल तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, तो कहीं भी जाइए, सब जगह, दिल्ली हो, हरियाणा हो, सब जगह ये समस्या आई है। तो अब लोगों ने इस शब्द को रिकॉग्नाइज किया है। अब प्रवासी एक समस्या हुआ, तो जब तक लोगों के समझ में नहीं आएगा, जेहन में नहीं आएगा, और दूसरी बात हम यूनाइट नहीं है। अब मान लीजिए एक राज्य में, अब हम बिहार से, मैं पर्सनली बिहार से हूँ, तो बिहार में तो बहुत सारी जाति व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है। फिर राजस्थानी हमारे साथ क्यों आएगा, बंगाली हमारे साथ क्यों आएगा, गुजराती हमारे साथ क्यों आएगा, मराठी हमारे, वो सब अपना 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 सोचता है। लेकिन इस बार सब लोगों के दिमाग में ये बातें आई हैं और सब सरकारें भी इस चीज को मानती है। अब यही मैं हरियाणा की बात करता हूँ, मैं हरियाणा का निवासी, मैं हरियाणा की बात करता हूँ। आपको पता है कि हरियाणा की सरकार जो 2014 में बनी थी भाजपा की, और जो इस बार बनी है, वो केवल प्रवासी मतदाताओं की वजह से बनी है। क्या आप इस बात को जानते हैं? आप देखिए, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, बहादुरगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, यहीं से भाजपा का 90% सीट जीता है। और ये सब जो प्रवासी डोमिनेटेड, जहां प्रवासियों की संख्या, जो प्रवासी मतलब इस संख्या में है कि वो निर्धारित करते हैं कि कौन जीतेगा, जीत हार निर्धारित। मैं राजनीति से हट के बात पूछना चाहता हूँ, इंडस्ट्री के अंदर जो मजदूरों के लिए जो हालात पैदा किए जा रहे हैं या हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, और उनको निकाला जा रहा है, तो उसको लेके प्रवासी आपका जो संगठन है वो क्या कर रहा है? इसमें हम लोग, जैसे हमने प्रधानमंत्री महोदय को लिखा है, हमने उद्योग मंत्री को लिखा है, हम गडकरी जी को भी लिखे हैं, हम जहां तक जो संभव है हम लिख रहे हैं। अब चूंकि ये नया चीज है, इसलिए तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी अगर आप प्रवासी नहीं आएंगे तो इंडस्ट्री चलेगा कैसे? आज की डेट में आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में इंडस्ट्री शुरू हो गया, दिल्ली में इंडस्ट्री शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री चालू हो गया, या हरियाणा में चालू हो गया, तो आपको तो मजदूरों को लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो है ही नहीं कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उसको हटा रहा है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। आप हरियाणा में देख लेना, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये लोग नहीं कर सकते हैं। बगैर श्रमिकों के, बगैर कामगारों के काम चलेगा कैसे? होगा ही नहीं, काम संभव ही नहीं है। तो ये तो केवल राजनीतिक पत्राबाजी है और कुछ नहीं है। तो आप अभी फरीदाबाद में निवास कर रहे हैं, तो फरीदाबाद की इंडस्ट्री से आप वाकिफ हैं कि भाई मजदूरों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है और उन्हें निकाला जा रहा है, और उनको लेकर एक विधायक भी आपके फरीदाबाद के कंस्टिट्यूंसी के धरने पर बैठे हुए हैं। हाँ, नीरज जी, देखिए, मैं सब चीज जानता हूँ। नीरज जी वो अपने कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं। मैं उनका समर्थन करता हूँ कि वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनका समर्थन करता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। देखिए, ये सब चीजें अभी केवल हरियाणा का या किसी पर्टिकुलर किसी जिले का या किसी नगर का सिचुएशन नहीं है, ये पूरे भारत में है। अब कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट उसको मिल ही नहीं रहा, उसको सब जगह किसी को कोई आय नहीं है, केवल व्यय हो रहा है। तो करे तो क्या करे? जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, देखिए एग्रीकल्चर में जब जरूरत पड़ी तो पंजाब हरियाणा के लोग लाख लाख रुपए एडवांस देके मजदूरों को अपना बस भेज के ला रहे हैं, एसी बस से ला रहे हैं। आप शायद आपको जानकारी होगी, क्योंकि इनको जरूरत है तो ला रहे हैं। अभी क्या है, जो 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, एग्रो इंडस्ट्री है, उसके बाद आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और तीसरा सर्विस इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री में जब डिमांड होगा, अगर मारुति को 1000, 2000, 10,000, 25,000 कार बेचना है, अगर महीने का डिमांड हो जाएगा, तो अपना चलाएगा या नहीं चलाएगा? अपने कंपनी को चलाना ही पड़ेगा, कोई भी इंडस्ट्री हो। चूंकि अभी उसका डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं इसलिए प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन नहीं तो कहां से लाए, क्यों मजदूर को लाए, कहां से लाए? उनकी अपनी समस्या है, तो उनकी समस्या को समझना होगा। वो नहीं ले रहे हैं तो इसमें ये मतलब नहीं कि प्रवासी को निकाल देना है, ये करना है। आप दिल्ली में जाइए, हम सर्विस इंडस्ट्री में हम भी कंपनी चलाते हैं, सर्विस इंडस्ट्री है, वहां भी आप देखिए बहुत सारा शिपिंग लाइन बंद हो गया, बहुत सारा एयरलाइन बैंकरप्ट हो गया है।
बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां गई, बहुत कुछ जा रहा है। तो सर्विस इंडस्ट्री का बुरा हाल है, ट्रांसपोर्ट का जो ट्रांसपोर्टर है वो लोग डूब रहे हैं। तो जब काम ही नहीं है, कहीं किसी का पैसा ही नहीं आ रहा है, तो कोई कब तक रन करेगा। देखिए बड़ा अजीब सा सिचुएशन है। सामान्यतः बैंक लोन नहीं देती थी, लोन देने के लिए 50 चीज पूछा जाता था कि देना नहीं देना, ये इंक्वायरी करो। अभी बैंक जिसका क्रेडिबिलिटी अच्छा है, जिसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, उसको लोन देने को तैयार है। बट कोई इंडस्ट्री, कोई भी जो उद्यमी हो लोन ले नहीं रहा है, कोई भी हो वो लोन नहीं ले रहा है। तो अब जब डिमांड ही नहीं है तो अगला करेगा क्या। तो समस्या तो आपको उद्यमियों का भी जानना पड़ेगा। केवल हम मजदूर की बात करें, कोई भी उद्यमी अगर उसका काम है तो उसको तो कामगार चाहिए, बगैर कामगार के उसका काम होगा कैसे। तो ये सब तो वैसे ही है, जैसे ही काम शुरू होगा उनकी मजबूरी होगी, वो काम पे रखेंगे ही रखेंगे, लोगों को नहीं रखने का कोई मतलब ही नहीं। मनोज जी, आपके संगठन की तरफ से अभी तक मजदूरों को लेकर जो लॉकडाउन में हालात जो खराब हुए हैं, सरकार कह रही है हमने 80 करोड़ लोगों को, देश के जो कमजोर लोग थे उनको राशन दिया है। तो आपके मजदूरों के लिए जो ऐसी परिस्थिति में, चाहे वो प्रवासी हों चाहे स्टेट के हों, सभी हैं तो देश के, लेकिन सरकार ने उनके लिए कोई ऐसा बजट पास क्यों नहीं किया अभी तक? और आप लोगों ने भी अभी कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी है? नहीं, डिमांड हमने रखी है। हमने प्रधानमंत्री महोदय को लिखा है, हमने श्रम मंत्री को लिखा है, जहां भी हो सकता है हमने लिखा है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने डिमांड नहीं रखा है। लेकिन सवाल है कि हमें सरकार के साथ भी रहना। हम सरकार के लिए अभी जो सिचुएशन है, आप देखिएगा, अगर आप देखें तो 352, 54, 56 एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी, सारा कुछ है। तो ऐसे केस में आप बिल्कुल अब पीछे पड़ जाएं सरकार के, तो वो भी तो संभव नहीं है ना। हमें तो सरकार भी हमारी है, सब कुछ देखना है। तो हम लोगों ने लिखा है। जहां तक बात है कि 80 करोड़ को दिया है तो झूठ है, सफेद झूठ है, झूठ बोला जा रहा है। अगर दिए भी हैं तो कितने को मिला है आप पता कीजिए। हम यही अपने वार्ड की बात करते हैं, हम लोगों ने भी राशन वितरण किया, बहुतों को राशन दिया। हम लोगों ने जहां तक संभव है, हम फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाद, इधर सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़, जहां हम कर सकते हैं, जो हमारे जो गरीब हैं, हमने ये नहीं देखा कि वो बिहारी है, बंगाली है, राजस्थानी है, हम लोगों ने मदद किया है और अभी भी मदद कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार बोल रही है, तो बेशक हो सकता है कि वहां से चला हो, लेकिन मिला कितने को है वो डाउट है। मैं बहुत सारा आपको बता सकता हूं जिसके पास स्लिप पड़ा हुआ है कि 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, उसको कुछ नहीं मिला, कोई राशन माशन नहीं मिला है। वो जो जहां आया वो खाया या वो अपना उल्लू सीधा किया, किसी को कुछ मिला नहीं है। अब लेकिन करे तो करे क्या। अभी परिस्थिति ऐसी कि आप निकल भी नहीं सकते, आप कुछ को बोल भी नहीं सकते, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप जाएंगे तो ऐसा, जैसे अभी पैंडेमिक एक्ट इन्वोक्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन्वोक्ड है। अगर आप ज्यादा कुछ कीजिएगा तो जेल में डाल दिए जाइएगा। और आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल है, पब्लिक परेशान है। आखिर करे तो करे क्या। अभी है कि कहीं तो रिलैक्स हो। हम कुछ करना चाहते हैं तो उधर चाइना आ गया बॉर्डर पे, हम कुछ बोलना चाहते हैं तो बीमारी से तो कुछ हो, तो करे आदमी क्या। अभी तो हमें भी शांत रहना है, तो हर समय तो हम विरोध नहीं कर सकते। क्या करें, ट्रेन बंद करें, सड़क जाम करें, इससे क्या मिलेगा। अच्छा, आप चाइना की बार बार बात कर रहे हैं, तो चाइना के जैसे यहाँ से उनके प्रोडक्ट को वापस करने, जो ऐप है वापस करने से, तो देश के ऊपर जो रोजगार के ऊपर है, बेरोजगारी के ऊपर, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, पहला तो चाइना का प्रोडक्ट अगर हम बैन करते हैं, हम रोकते हैं, तो निस्संदेह हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चाइना से जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, जो लाते हैं, 50% नहीं, आप 80% फाइनल प्रोडक्ट लाते हैं। एफएमसीजी गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, जो रेडी टू यूज, वो गुड्स आप लाते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, व्हाटसोएवर। जो थोड़ा बहुत हम रॉ मटेरियल या इंडस्ट्रियल गुड्स लाते हैं वो अलग चीज है। तो चाइना से अगर इंपोर्ट बंद होगा तो रोजगार बढ़ेगा, ये तो तय है, 100% है, वो होगा ही होगा। लेकिन क्या हम चाइनीज गुड्स का इंपोर्ट प्रोहिबिट करके अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं? अब देखिए, आपका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो दवाइयां हैं, उसको आपको मालूम है उसका 70 to 80% रॉ मटेरियल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो आपको पहले अल्टरनेट तो ढूंढना होगा ना। आप पहले इंडस्ट्री बनाइए तो सही। आप कोई भी प्रोडक्ट, आप चश्मे का ही फ्रेम है, ये फ्रेम को है, आप पेन लाते हैं, तो जो आपके पॉकेट में पेन है, ये पेन चाइनीज हो सकता है 10 रुपये में हो जाए। अब इंडिया में 15 रुपये में भी तो प्रोडक्शन करने की स्थिति में तो हुई है। जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको तो मीट करना पड़ेगा।
तो उस डिमांड एंड सप्लाई को हमारा अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक कंजप्शन इतना बड़ा है कि रोजगार तो बढ़ना तय है, हम बढ़ाएंगे, बहुत रोजगार बढ़ जाएगा। हुआ क्या कि पीछे चाहे वो मनमोहन सिंह सरकार रही हो, चाहे मोदी जी की सरकार रही हो, इन सबों ने लिबरलाइजेशन के नाम पे या WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग सदस्य हैं, तो उस सब की वजह से उसका कंपल्सन है, उसका जो दबाव है, उस सब के चक्कर में हम लोगों ने इंपोर्ट अलाउ किया और टैरिफ को कम किया। तो हमारा अपना ट्रेड, चूंकि लोगों को सस्ता चाहिए, लोग तो कि लिखो फेंको तुरंत यूज एंड थ्रो वाला है कि जल्दी मिल जाए, सस्ता हो जाए। अभी आप दिवाली में आप जाइए ना कि आपका बिजली का लड़ी, जो लाइट का लड़ी, वो मिलता है क्या इंडियन? हम लोग तो ढूंढते हैं, मिलता नहीं है। अगर हमारा खुद का प्रोडक्शन होगा तो निसंदेह हम अपने प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देंगे और रोजगार तो बढ़ना ही बढ़ना है। न केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंटरनेशनल डिमांड भी, इंडियन गुड्स अगर आप देखिएगा तो उसका डिमांड वर्ल्ड वाइड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो वो हमारा बढ़ेगा और बढ़ना ही है, तय है कि बढ़ेगा। अब सवाल है कि सरकार सही नीति तो लाए, सरकार नीति लाए और इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कराए। अगर इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होगा तो निसंदेह हमारा रोजगार बहुत बढ़ेगा। यहाँ आप स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में रहते हैं मनोज जी, प्रवासियों की लीडरशिप कर रहे हैं, अधिवक्ता भी हैं। जो प्रवासी समाज है यहाँ फरीदाबाद में, प्रवासी समाज के कितने % लोग अपने काम में हैं, यानी कि अपने व्यापार में हैं इस शहर में? ये परसेंटेज तो मुश्किल से, जिनका अपना कुछ उद्योग है, हाँ, मतलब उसमें उद्योग धंधा से मतलब कम से कम जिसका 5 जो एम्प्लॉई हो, जिसका छोटा भी अगर घरेलू उद्योग है, कुटीर उद्योग है, अगर 5 एम्प्लॉय भी हो तो परसेंटेज में कहना तो बहुत मुश्किल है। अगर आप टोटल नंबर पूछे तो वो मैं बता सकता हूँ अप्रॉक्स के इतने इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, लेकिन परसेंटेज अगर आप पूछेंगे टोटल पॉपुलेशन का कितना % है तो पूरे भारत में कितना है, 1% भी उद्योग नहीं है। नंबर्स में ही बता दीजिए। नंबर्स में इट शुड बी समवेयर अराउंड, फरीदाबाद में हम लोग जो माइग्रेटेड लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, 80% इंडस्ट्री हमारा है, 80% हम ही लोग हैं, 80% हम लोग माइग्रेटेड है, जो कहीं की भी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो उड़िया हो, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो बिहारी हो। आपको पता है बिहारी इंडस्ट्रीज बहुत सारा है, लोगों बोलता है कि इंडस्ट्री नहीं है, बहुत सारे बिहारी इंडस्ट्रिस्ट है यहाँ पे, चाहे कहीं का भी हो तो बहुत सारे इंडस्ट्रिस्ट है। हरियाणवी जो यहाँ के मूल निवासी है, उनका 2-4 इंडस्ट्री का नाम बताइए हमें। कोई नहीं है। आप किसी भी सर्विस हॉस्पिटल देखिए तो कितना हॉस्पिटल यहाँ के लोकल लोग चला रहे हैं, सारे हॉस्पिटल तो प्रवासियों का है, सारा इंडस्ट्री प्रवासियों का है। तो ऐसा नहीं है, हम बहुत सारे प्रवासी हैं, नंबर्स तो बहुत सारे हैं, हम बहुत हैं, लेकिन पॉपुलेशन से परसेंटेज बड़ा मुश्किल है। पॉपुलेशन से तो 1% भारत में भी इंडस्ट्रिस्ट नहीं है, 0.000 समथिंग % होगा। तो ये थे हमारे साथ प्रवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज चौधरी, जिनसे हमारी आज 2-3 मुद्दों पर बात हुई है। उसमें प्रमुख गौण मुद्दा था हरियाणा सरकार द्वारा जो 75% आरक्षण निजी क्षेत्र में किया गया है हरियाणा वासियों के लिए। दूसरा, जो औद्योगिक प्रवासी हैं, जितने भी यहाँ कंपनियों से जो छटनी के माध्यम से जिन्हें निकाला जा रहा है, इन 2 मुद्दों पे हमारी मेन बात हुई है। जो 75% आरक्षण का मुद्दा है, उस पर मनोज चौधरी जी का साफ साफ ये कहना है कि ये संभव नहीं है और अनैतिक फैसला है अगर ऐसा होगा तो। उन्होंने इस फैसले को जेजेपी का निजी मुद्दा बताया है, जिसपे राजनीति हो रही है, ये उनका कहना था। और अगर कुछ ऐसा गलत हुआ तो वो न्यायालय का रुख करेंगे। दूसरा, जो औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रवासियों की छंटनी की जा रही है, मजदूरों की, छोटे कामगारों की, उसको लेके मनोज चौधरी जी का ये कहना था कि उन्होंने अपनी बात केंद्रीय श्रम मंत्री और प्रधानमंत्री तक पत्र के माध्यम से पहुंचा दी है और भविष्य में अगर कुछ ऐसा इसमें गलत होता है तो उस पर नज़र रखेंगे। और यहाँ एक स्थानीय विधायक द्वारा छंटनी के खिलाफ जो एक आंदोलन किया जा रहा है, उसका उन्होंने समर्थन वो कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। मैं फरीदाबाद से दीपक शर्मा अपने साथी सहयोगी तिलकराज शर्मा के साथ। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।